इस वीडियो में अब हम क्या करेंगे, अर्निंग को एनालाइज करेंगे और पता करेंगे अर्निंग कब लो होती है, अर्निंग कब हाई होती है और उसके हिसाब से अगले 4 साल में क्या अर्निंग एवरेज यानी 15% से ऊपर बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी या 15% से कम तेजी से बढ़ेगी, धीरे बढ़ेगी, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अर्निंग को एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, अर्निंग्स का हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, हर साल की अर्निंग की ग्रोथ रेट हर साल की अर्निंग की ग्रोथ रेट कब नीचे हुई है, अर्निंग कब बढ़ी है, वो देखेंगे। तो अर्निंग कैलकुलेट कैसे करेंगे, अर्निंग का हमारा फॉर्मूला है अर्निंग इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो। तो प्राइस डिवाइडेड बाय पी बाय ई रेशियो के हिसाब से हम बार बार अर्निंग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन डेटा कहां पर पड़ा है, तो एक्सेल शीट पे जाते हैं। हमने एक्सेल शीट पे पूरा का पूरा अर्निंग का डेटा यहां इकट्ठा किया हुआ है। तो आपके स्क्रीन पे अभी मैंने अगर आप देखें तो सबसे ऊपर क्या लिखा है, सबसे पहले ईयर, तो 2000 का हमने ईयर ले लिया। हर बार जब हमने लिखा है 2000, 2001, 2002, उस टाइम की पी रेशियो कितनी चल रही थी और उस टाइम पे निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा था। ये निफ्टी का डेटा है, निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा था, निफ्टी की पी रेशियो कितनी चल रही थी, मैंने वो कैलकुलेट किया। अब मैंने एक ही दिन की लिया क्योंकि 2000 में तो 365 डेज है, हर साल में 365 डेज है, तो एक डेट ले लिया है और वो डेट मैंने क्या ली है 31 मार्च। यानी यहां जो डेट लिखी है 2000, 2001, 2002, ये सब 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2001, सब 31 मार्च का डेटा है। और उस दिन पी कितनी थी, अब नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगले रो में क्या लिखा हुआ है, अगले कॉलम में लिखा हुआ है हमने कि उस दिन का प्राइस कितना था, फिर अर्निंग्स कितनी थी वो हमने कैलकुलेट की है। तो जैसे ये 2000 का करते हैं, ये 2000 से क्यों स्टार्ट किया, अगर आपको याद हो 2000 के बाद .com बबल आया था, फिर 9/11 का अटैक हुआ था, तो ये खराब पीरियड चल रहा था, यानी इस पीरियड में इकोनॉमी क्या हुई होगी, थोड़ी सी हिट हुई होगी। तो वो हम चेक करते हैं कैसे पता लगता है अर्निंग्स के हिसाब से। तो मैंने 2031 मार्च की पी रेशियो लिख ली 24.60 और प्राइस लिख लिया 1528। अब उसके हिसाब से मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया है, अर्निंग कैलकुलेट कर दी है। तो अगर आप यहां देखें तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, यहां पे आपको अर्निंग का डेटा दिख रहा है और उसमें मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। क्या अर्निंग का कैलकुलेशन किया है, अर्निंग इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो। तो प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो के हिसाब से 1528 डिवाइडेड बाय 2460। तो वो अगर आप देखेंगे तो हमने यहां पे हर जगह अपडेट किया होगा कि इसको मैं अंदर जा रहा हूं, C2 डिवाइडेड बाय B2, मतलब प्राइस हमारा कितना है 1528 डिवाइडेड बाय 24.60। उस दिन की अर्निंग कितनी चल रही थी 62। फिर मैंने 2001 31 मार्च की भी अर्निंग निकाल ली। कैसे, उस दिन का प्राइस कितना था 31 मार्च 2001 डिवाइडेड बाय उस दिन की पी रेशियो कितनी थी, उस दिन की अर्निंग आ गई। ये अर्निंग हर साल नॉर्मली कितने परसेंट से बढ़नी चाहिए, हर साल ये अर्निंग करीब करीब हमारी बढ़नी चाहिए ऑन एन एवरेज 15% से। अगर ये 15% से बढ़ रही है तो नॉर्मल है, 15 से कम बढ़ रही है तो ये थोड़ी स्लो हो गई है। तो 2000 में 62 थी, 2001 में ये 66 हो गई, तो अर्निंग कितनी बढ़ी, 4 पॉइंट्स बढ़ी। परसेंटेज वाइज अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, 4 पॉइंट्स बढ़ी ऑन 62। अगर 4 पॉइंट बढ़ी 62 पे, क्योंकि पिछले साल की 62 थी, तो 7% की अर्निंग बढ़ गई। अब जब ये 7% से अर्निंग बढ़ती है तो पहले तो मुझे बताइए क्या ये अर्निंग लो है या अर्निंग फास्ट चल रही है, तो अर्निंग रिलेटिवली स्लो बढ़ रही है। उसके अगले साल अगर आप देखें तो अर्निंग कम ही हो गई, 62 हो गई। अब जब अर्निंग 62 हो गई तो इससे क्या पता लगा, -6% हो गई, 6% नीचे गिर गई। तो आप ध्यान से देखिए, कभी भी अगर आपको बोलना हो कि अर्निंग्स आजकल लो चल रही है तो कैसे पता करते हैं, अगर 2 साल की अर्निंग ग्रोथ रेट फ्लैट हो, जैसे 2000 में 62 थी, अभी भी कितनी है 62, तो ग्रोथ रेट कितना हुआ 0%, 0% इन 2 इयर्स। और याद रखिए 0% से अगर ग्रोथ होती है फॉर 2 इयर्स, ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा कोलैप्स है। क्योंकि सारे बिजनेसेस ये सोच के लोन लेते हैं और खर्चा करते हैं कि ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ नहीं हुई तो क्या हुआ, वो इनकम नहीं कमा पा रहे, लेकिन लोन तो उन्होंने ले लिया है। प्रोजेक्शन तो उन्होंने क्या सोचा था ग्रोथ होगी, अब उनको पैसा नहीं आ रहा होगा तो बैंक में लोन नहीं दे पा रहे होंगे, पे नहीं कर पा रहे होंगे तो बैंक की हालत खराब हो जाएगी। तो इकोनॉमी में अगर 2 साल, ये कहीं पे नोट कर लीजिए, ये कैसे पता लगता है कि अर्निंग लो चल रही है, अगर 2 साल की अर्निंग ग्रोथ रेट फ्लैट हो, मतलब 0% ग्रोथ रेट हो, 1% ग्रोथ रेट हो, 2% ग्रोथ रेट हो, 3% ग्रोथ रेट हो, मतलब ग्रोथ ना के बराबर है इन 2 इयर्स, जबकि होनी कितनी चाहिए थी, अगर 100 की अर्निंग थी तो वो 130 से भी ज्यादा, मतलब पहले 150 होनी चाहिए थी, 115 के ऊपर 15% कितनी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन अगर 100 की 100 ही रह जाए तो आप बोलते हैं अर्निंग बहुत लो चल रही है। अब जब अर्निंग लो चल रही थी 2002 में, तो उस दिन अगर पी रेशियो भी बहुत लो हो जाए तो ये इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम है। तो मुझे कैसे पता लगा था कि हमको यहां पे बाय करना चाहिए, क्योंकि 2001 सितंबर 2001 अगर आप याद करें तो पी रेशियो 21 सितंबर 2001, ये मैंने मॉड्यूल 1 में कैलकुलेट किया था कि पी रेशियो लो हो गई थी। इस दिन पी रेशियो चल रही थी 9/11 के अटैक के बाद 12.3। अब ध्यान से देखिए, अगर प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो, और बेस्ट टाइम इन्वेस्ट करने का कब है, जब पी भी लो चल रही हो और अर्निंग भी लो चल रही हो। कैसे पता लगता है पी लो चल रही है, पी लो चेक करने के लिए हम किससे कंपेयर कर लेते हैं, बैंक से। तो मान लेते हैं 2001 में हमने ये देखा कि बैंक में 100 रुपए रखते थे तो 8 रुपए मिलते थे, तो 12.5 की पी रेशियो चल रही थी, और स्टॉक मार्केट की पी रेशियो भी 12.3 चल रही थी। तो इससे क्या समझना चाहिए था कि पी रेशियो क्या चल रही है, लो, और अर्निंग्स लो चल रही थी क्या, तो मैंने आपको दिखाया 2000 से लेकर 2002 अर्निंग ग्रोथ रेट क्या हुई है, फ्लैट। तो 21 सितंबर को जब पी रेशियो भी लो थी और अर्निंग ग्रोथ रेट यानी जो ग्रोथ इन अर्निंग्स है 2 साल में, वो भी लो चल रहा था, ये इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया टाइम था। क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट कुछ भी करेंगी, इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगी, स्टिमुलस देंगी इकोनॉमी में ताकि इकोनॉमी ग्रो करे, और अर्निंग्स बहुत तेजी से इंक्रीज करेंगी, और जब अर्निंग्स इंक्रीज करेंगी तो सेंटीमेंट भी इंप्रूव हो जाएगा, और सेंटीमेंट इंप्रूव हो गया तो पी रेशियो भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया टाइम था। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं 21 सितंबर
सितंबर 2001 में या 2002 जनवरी में सिर्फ इसलिए नहीं बाय कर रहा हूंगा कि पी रेशो लो है, क्योंकि सिर्फ पी रेशो देखने में गड़बड़ हो सकती है, मिसलीड हो सकते हैं। मैं पी रेशो के साथ क्या देख रहा हूंगा, अर्निंग भी लो है क्या, और अर्निंग एब्सोल्युटली लो चल रही थी। तो अब हमने क्या सीखा है, सिर्फ पी रेशो पे जान नहीं लगाएंगे, हम जान तब लगाएंगे जब पी रेशो भी लो हो और साथ में अर्निंग्स भी क्या चल रही हो, लो, जो हमको दिख रहा था 2001 सितंबर में या 2002 का जो हमने डेटा देखा यहां पर। अच्छा, 2001 सितंबर की अगर आप पी रेशो का मैंने डेटा निकाला हुआ है, मैं यहां आपको दिखा देता हूं। तो ये देखते हैं 2000 का, अगर मुझे डेटा मिल जाए, मैंने यहां ये देखिए, तो मैंने ये एनएससी की साइट पे यहां पे डेटा डाला हुआ है 2001, 1 सितंबर 2001 से 6 अक्टूबर 2001। तो यहां पर हमको सितंबर का पी रेशो का डेटा दिख जाएगा। तो अगर आप सितंबर का पी रेशो का डेटा देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं 21 सितंबर को पी रेशो 12.3 हो गई थी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 12.3 थी इसलिए बाय नहीं किया, साथ में इसलिए भी बाय किया क्योंकि अर्निंग भी क्या चल रही थी, लो। ये इन्वेस्ट करने का परफेक्ट टाइम था। इसी के बेसिस पे हमने 24 मार्च 2020 जब कोविड आया था, इसी बेसिस पे हमने क्या किया था बाय। क्या क्या लो चल रहा था, 24 मार्च को पी रेशो 2020 में भी नीचे चल रही थी कोविड की वजह से, और अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो चल रही थी, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो देखने से पहले क्या समझते हैं, अर्निंग्स फिर आगे कैसे इंप्रूव हुई। तो अर्निंग्स 2002 तक लो चल रही थी, ये वो पीरियड है जो बर्स्ट का पीरियड है। इकोनॉमी की हालत खराब है, जीडीपी एक्चुअली थोड़ा सा ग्रो नहीं कर पा रही होगी, अर्निंग ग्रोथ रेट एकदम ना के बराबर है। उसके बाद अगले साल अगर आप देखें तो अर्निंग 73 हो गई, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 10 पॉइंट्स, मतलब परसेंटेज इंक्रीज 17%। जब ये 17% से इंक्रीज हुई तो आपको क्या बोलना चाहिए, आपको यह बोलना चाहिए कि अर्निंग ग्रोथ रेट नॉर्मल शुरू हो गई है, 15-16% की होती है, 14% की होती है, वो 17 की हो गई। लेकिन सिर्फ एक साल हो जाए तो हम ये नहीं बोलते कि अर्निंग हाई हो गई है। उसके अगले साल देखिए फिर 85, फिर 139, फिर 167, अर्निंग ग्रोथ रेट देख रहे हैं 17 और एक ईयर में तो कितनी आ गई, 63%। तो पहले तो आप याद रखिए कि जब हम बर्स्ट देखते हैं तो हम 2 साल का डेटा देख लेते हैं। 2 साल में अगर अर्निंग ग्रोथ रेट नहीं हुई तो हम बोलते हैं अर्निंग्स बहुत लो है। लेकिन जब हम बूम बोलते हैं तो बूम जनरली हम क्या बोलते हैं, 4-5 साल का तो होना चाहिए। अगर बर्स्ट 2 साल का है तो 5 साल की ग्रोथ होनी चाहिए, तभी तो इकोनॉमी क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो 5 साल का जनरली क्या होता है बूम, और 2 साल का जनरली क्या होता है से बर्स्ट। और 2 साल का बर्स्ट पता कैसे लगता है, अर्निंग ग्रोथ रेट फ्लैट हो जाती है, मतलब ग्रोथ होती नहीं, अर्निंग वहीं की वहीं रह जाती है, श्रिंक नहीं होती। अर्निंग 100 से माइनस होना रिलेटिवली बहुत मुश्किल होता है, जैसे एक में -6% हुआ था एक साल, लेकिन माइनस होना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर फ्लैट भी रह जाए 2 साल, ये भी बहुत लो है। और 5 साल का जनरली क्या होता है बूम। अब यहां पर हम बूम देखने की कोशिश कर रहे हैं कितने साल का है, तो आपने देखा 2005 में अर्निंग एक साल में कितनी बढ़ गई, 63%। अब मुझे सोच के बताइए, ये मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार जब आई थी, यूपीए गवर्नमेंट, उसका ये पहला साल था। तो आपको क्या लगता है कि कोई गवर्नमेंट ऐसी आ सकती है जो एक साल में 63% अर्निंग बढ़ा दे अपने पॉलिसीज की वजह से। अब इवन तो मैं मनमोहन सिंह सर का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि उन्होंने ये किया था। 63% क्यों हो जाता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब भी रिसेशन चल रहा है, जैसे 2000 से 2002 एक रिसेशन चल रहा था, इकोनॉमी क्या हो गई थी, स्लो हो गई थी। इकोनॉमी स्लो हो गई थी तो बिजनेसेस अपने लोन चुका नहीं पा रहे होंगे। बिजनेसेस अगर अपने लोन नहीं चुका पाते तो बैंक्स में वो लोन पे क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं। और अगर वो डिफॉल्ट कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैंक क्या बोलता है, मैंने कई लोगों को लोन दिया था, वो अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे, तो इस अकाउंट को मैं एनपीए अकाउंट बोल देता हूं, मतलब ये अब मेरे लिए पैसा जनरेट नहीं कर रहा। और जब बहुत सारे एनपीए होते हैं तो धीरे धीरे क्या करते हैं, एनपीए की प्रोविजनिंग करते हैं, यानी कि प्रोविजन करते हैं, यानी ये मान लेते हैं कि मैंने ये जो लोन दिया है वो आने वाला नहीं है, और उतने का क्या डिक्लेयर कर देते हैं, लॉस ही डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे नीरव मोदी केस में हुआ होगा, विजय माल्या के केस में हुआ होगा, और भी बहुत कंपनीज में हुआ होगा कि आपने जो पैसा दिया अब वो पैसा आ नहीं रहा, तो उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, उस अकाउंट को लॉस ही डिक्लेयर कर दिया। तो उतने पैसे को आप लॉस दिखा देते हैं। अब ध्यान से देखिए 2000 से 2002 में जब इकोनॉमी स्लो हुई तो बहुत सारे एनपीए अकाउंट हुए होंगे, बहुत सारे एनपीए अकाउंट हुए तो क्या हुआ, 2002 2003 में क्या किया होगा, प्रोविजन किया होगा बैंक्स ने। तो कैसे हुआ होगा, समझिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5000 करोड़ का साल का प्रॉफिट कमाती है, ऐसे ही अज्यूम कर लीजिए, और 5000 करोड़ कमाते जा रही है। बट इसी एक साल उन्होंने प्रोविजन कर दिया लॉसेस के लिए, पिछले 2 3 4 5 साल, क्योंकि जो आप डिफॉल्ट कर रहे हैं 2003 में, वो डिफॉल्ट 2003 में तो हुआ नहीं है, मतलब उसको लोन तो आपने 2003 में नहीं दिया, हो सकता है 10 साल पहले का भी लोन हो। तो सारे सालों का जो लोन होता है उसका आप क्या करते हैं, लॉस डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी स्लो हो गई। तो मान लेते हैं इन्होंने 2000 करोड़ का क्या कर दिया, प्रोविजन कर दिया, तो उसके वजह से प्रॉफिट कितना दिखता है, 3000 करोड़। तो रिसेशन वाले ईयर में अर्निंग्स क्या दिखती है, बहुत लो। इसलिए नहीं कि अर्निंग कम हो रही है, इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रोविजन कर दिया है लॉसेस के लिए। फिर अगले साल क्या हुआ, जब आप प्रोविजन करते जाते हैं, फिर इंटरेस्ट रेट नीचे करते हैं, इकोनॉमी बढ़ना स्टार्ट होती है, फिर अचानक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलती है कि हम 5000 करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन अब प्रोविजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मतलब प्रोविजन करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता, कम करने की जरूरत है। अभी के लिए मान लेते हैं 0 करोड़ का प्रोविजन करना पड़ा, क्योंकि अब इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, और जो गड़बड़ हो गए थे अकाउंट उनको तो हमने लॉस डिक्लेयर कर ही दिया। तो अगले साल अचानक से 5000 करोड़ का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन कंपनी पहले भी 5000 करोड़ रुपए कमा रही थी बिजनेस करके, अभी भी 5000 करोड़ कमा रही है, लेकिन यहां पर 5000 में से 2000 करोड़ क्या हो रहा था, लॉस डिक्लेयर हो गया था। इसलिए ऐसा दिख रहा था कि इसका प्रॉफिट कितना है, 3000 करोड़। और अब जब ये 5000 करोड़ दिख रहा है तो ग्रोथ इन अर्निंग क्या दिख रही है,
ग्रोथ इन अर्निंग ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने 3000 करोड़ के प्रॉफिट के बजाय 5000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर दिया। ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा सिर्फ मैथमेटिकली आपको दिख रहा है। मतलब 3 का 5000 हो तो क्या है, बट रियल लाइफ में वो पहले भी 5000 कमा रहा था, अभी भी 5000, लेकिन प्रोविजनिंग बंद हो गई है। उसी वजह से कभी कभी रिसेशन से जब हम बाहर निकलते हैं तो उस साल अर्निंग ग्रोथ रेट आपको क्या दिखता है, बहुत ज्यादा। फिर देख लीजिए 63%, फिर 20%, फिर 24%। क्या आप देख सकते हैं ये 5 साल का एक बहुत बड़ा बूम है। जनरली ये बहुत बड़े बड़े बूम आ जाते हैं कभी कभी इकोनॉमी में। तो आप देखिए 5 साल में 2003 में या 2002 ले लीजिए, अर्निंग्स कितनी थी 62, एक साल बाद 73, 17% बढ़ी, फिर 85 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद, फिर 4 साल बाद, फिर 5 साल बाद। तो आप 5 साल तक देख सकते हैं कि अर्निंग ग्रोथ रेट कितनी हुई है, 62 से 207, 5 इयर्स, 2002 से 2007। तो मुझे बता सकते हैं अर्निंग ग्रोथ रेट कितनी होगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने साल है, 5 साल। पीएमटी बीच बीच में कितना पैसा डाला है, 0। स्टार्टिंग वैल्यू चल रही थी हमारी 62 पॉइंट्स हमारी कंपनीज की अर्निंग थी, और अब अर्निंग 5 साल बाद कितनी हो गई, 207। तो अब इसकी आप ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। अब मुझे बताइए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए, 15%। लेकिन जो बूम आता है वो पहले वाले लॉसेस वाले जो ईयर्स होते हैं उसका भी तो हिसाब करता है, तो ये थोड़ी फास्टर होती है। अब देखना चाहते हैं कितनी ग्रोथ हुई थी इस पीरियड को, क्यों गोल्डन पीरियड बोलते थे इंडियन इकोनॉमी का। अर्निंग्स वेंट अप बाय 27% पर एनम, 27% साल का बढ़ रही है। अच्छा मुझे बताइए, जब 2002 से मार्केट अर्निंग्स जो है वो 27% पर एनम बढ़ गई, 62 से 207 आ गई, स्टॉक मार्केट कितनी बढ़ी होगी, स्टॉक मार्केट एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। तो जैसे मैं आपको क्या करता हूं, डेटा दिखाता हूं कि 2002 से 2007 में मार्केट कहां चली गई थी इस पीरियड में, जब अर्निंग 27% से बढ़ रही थी। तो वैसे तो अगर पी रेशियो सेम रहती तो मार्केट भी उतनी ही बढ़नी चाहिए थी जितनी की जितनी की अर्निंग बढ़ी। तो अगर अर्निंग बढ़ी हमारी 27% से, प्राइस भी 27% से बढ़ना चाहिए था। लेकिन अगर आप यहां पर चेक करें, से निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं, निफ्टी हिस्टोरिकल चार्ट, यहां पर अगर आप चेक करें तो मैक्सिमम कर लेते हैं और इस पे 2002 का डेटा ले आते हैं। तो ये देखिए 2002 का डेटा ले लीजिए, कोई भी ले लेते हैं, से 2002 मार्च ले लेते हैं। तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं कर पा रहा, बट कोई ले लीजिए, क्या 1178 चल रहा था मार्च 2002 में, और उसके बाद 2007 में मार्केट कहां गई थी, 6000 पे चली गई थी। आप देखना चाहते हैं ग्रोथ रेट कितना था, 2002 से 2007, करीब करीब 5 साल हो गए हैं। 5 साल में या 5.5 साल हो गए हैं, 2003, 4, 5, 6, 7, 5 साल हुए हैं। इस 5 साढ़े 5 साल में अर्निंग कितनी बढ़ गई देखना चाहते हैं, सॉरी अर्निंग तो पता लग गया 27%, प्राइस कितना बढ़ गया हर साल, इक्वल टू रेट। नंबर ऑफ पीरियड्स मान लेते हैं 3 पूरा, 4 पूरा, 5 पूरा, 6 पूरा, 7 पूरा, और 2002 का भी 5.5, 5.6 ऐसे कुछ ईयर्स मान लीजिए। समझिए आपने मान लिया 5.7 ईयर्स, 5.7 ईयर्स, पीएमटी कितना हो गया 0, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी 1178, और फिर फाइनली प्राइस कितना हो गया था 6000 हो गया था। तो अगर 1178 से 6000 हो गया है तो अर्निंग ग्रोथ रेट कितनी हुई है, अर्निंग ग्रोथ रेट हुई है, सॉरी अर्निंग ग्रोथ रेट नहीं है, वेरी सॉरी, प्राइस की ग्रोथ रेट कितनी हुई है, निफ्टी बढ़ा है 33% पर एनम से। मतलब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनका पैसा 33% पर एनम से बढ़ गया है, जबकि अर्निंग तो कितनी बढ़ी है, सिर्फ 27% से ही बढ़ी है। अब मुझे बताइए फिर ऐसा हो कैसे गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि साथ में क्या बढ़ी होगी, पी रेशियो जो पहले कम थी वो ज्यादा हो गई है, इसलिए कुछ प्राइस बढ़ा है अर्निंग की वजह से, कुछ बढ़ा है सेंटीमेंट की वजह से। अच्छा अब 2007 में आपको क्या सोचना चाहिए था, 2007 में सोचना चाहिए था अर्निंग्स बहुत हाई चल रही है। हाई अर्निंग्स पता करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट 5 साल की अर्निंग ग्रोथ रेट देखते हैं। अभी हमने यहां पे निकाली, 5 साल में अर्निंग ग्रोथ रेट कितनी हो गई है 27%, क्योंकि अर्निंग 27% पर एनम बढ़ी है, जबकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कितनी बढ़नी चाहिए थी 15%। अब जीडीपी तो हमारी उतनी से ही बढ़ रही है, 15, 16, 17 हो गई होगी नॉमिनल टर्म्स में, मतलब 8% रियल ग्रोथ, 6% इन्फ्लेशन, हो सकता है 10% हो गई हो बीच में, तो भी 10 + 6 16% हो जाएगी। अब जीडीपी अगर 15, 16, 17% से बढ़ रही है और अर्निंग 27% से बढ़ रही है, तो ऐसा लंबे समय तक नहीं हो सकता। फाइनली कोई भी कंपनी की ग्रोथ रेट या पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा तो हो नहीं सकती, प्रॉफिट का ग्रोथ रेट ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो आपको 27% देख के ये बोलना चाहिए था लास्ट 5 साल में अर्निंग ग्रोथ रेट एवरेज से क्या हो रही है, ज्यादा। और आपको बोलना चाहिए था प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो में 2 पैरामीटर है, और अर्निंग्स क्या चल रही है, बहुत हाई। तो ये देखिए प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो, अर्निंग क्या चल रही है, बहुत हाई। अर्निंग नहीं बोलना चाहिए, अर्निंग ग्रोथ रेट क्या चल रही है, बहुत हाई। कितने परसेंट से, 27%। लेकिन जब हाई बोलते हैं तो 1 साल का डेटा नहीं देखेंगे, 2 साल का डेटा नहीं देखेंगे, 3 साल का डेटा नहीं देखेंगे, कितने साल का डेटा देखेंगे, 5 इयर्स। और 5 इयर्स की ग्रोथ रेट अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट से ज्यादा, जब मैं जीडीपी ग्रोथ रेट बोलता हूं तो क्या बोलिए, 8% तो जीडीपी है मान लेते हैं रियल में, और 6% का इन्फ्लेशन, तो 14% से 14% से जीडीपी बढ़ रही है, और अर्निंग ग्रोथ रेट 5 साल में अगर उससे ज्यादा हो तो आपको बोलना चाहिए अर्निंग क्या चल रही है, बहुत हाई। और पी रेशियो भी अगर हाई हो जाए तो क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं 2007 में अगर आप पी रेशियो चेक करेंगे तो 25, 26, 27 क्यों 28 भी हो गई थी जनवरी 2008 में। तो जनवरी 2008 में आपको क्या सोचना चाहिए था, अर्निंग ग्रोथ रेट भी हाई चल रही है, पी रेशियो भी हाई चल रही है, और अगर दोनों हाई चल रही है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत डेंजरस हो सकता है। तो मैं चाहता हूं यहां पे वीडियो को पॉज करिए और मेरे को इसको
आप अपने आप को एक्सप्लेन करिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। जब अर्निंग और पी दोनों हाई चल रही है तो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत डेंजरस क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर अर्निंग बहुत तेजी से बढ़ रही है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऊपर करेगी, इंटरेस्ट रेट ऊपर करेगी तो अपने आप ग्रोथ स्लो हो जाएगी, ग्रोथ स्लो होगी तो सेंटीमेंट भी चेंज हो जाएगा, और सेंटीमेंट लो हो गया तो कुछ नुकसान आपको सेंटीमेंट की वजह से होगा और कुछ इसलिए भी होगा क्योंकि अर्निंग ग्रो करना क्या हो गई है, बंद हो गई है। तो यहाँ पे आपको बहुत जबरदस्त नुकसान हो जाएगा और आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए एक्सेल शीट पे आगे जाते हैं। 2007 में क्या हुआ, ये अर्निंग हर साल 17, 17, 63, 20, 24 एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ चल रही थी। तो आपको यहां क्या लिखना चाहिए, ये 2 साल हमारे क्या है, बर्स्ट, फिर अगले ये 5 साल क्या है हमारे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बूम, उसके बाद क्या हुआ 10% हो गई तो ग्रोथ स्लो हो गई, फिर -8% हो गई। अब आप क्या रिलेट कर सकते हैं, ये 2008 2009 ये जो अर्निंग्स नीचे हुई है ये किसकी वजह से हुई है, ये लीमन क्राइसिस है। तो यहां पे देखिए 2007 में कैसे पता लगता है अर्निंग लो चल रही है, जब लास्ट 2 साल की ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाए, ग्रोथ हो ही ना। 2007 में अर्निंग्स चल रही थी 207 और 2009 में अर्निंग कितनी चल रही है 211, मतलब ग्रोथ कितनी हुई, वापस कुछ नहीं। तो ये 2 साल हमारे क्या हो जाएंगे, ये 2 साल हमारे बर्स्ट के पीरियड आ जाएंगे। तो ये बर्स्ट का पीरियड है और ये 5 साल हमारे क्या थे, ये 5 साल हमारे बूम के पीरियड थे। उससे पहले ये 2 साल जो है वो हमारे कौन से पीरियड थे, ये हमारे फिर से बर्स्ट के पीरियड थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फिर वापस इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट नीचे किया, कुछ रिकवरी हुई, 11% की हो गई। इनफैक्ट जब ये 11-12% से ग्रोथ हुई तो हम जैसे लोगों ने तो मनमोहन सिंह के सामने नतमस्तक हो गए। हमने बोला क्या बात कर रहे हो सर, पूरी दुनिया क्राइसिस से निकल रही थी और हमने 11-12% से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए कई बार इंडिया के लिए ऐसा बोला गया था कि इंडिया हैज डीकपल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की ग्रोथ स्लो भी हो जाए लेकिन हम तो ग्रो करते ही रहेंगे। फिर क्या हुआ, 7% थोड़ी कम हो गई, फिर 14%, फिर 10%, और ये 5 साल वापस एक छोटा बूम था। छोटा बूम क्यों था, क्योंकि पहला वाला बूम इतना बड़ा हो चुका था, उसके वजह से इकोनॉमी में कई इनएफिशिएंसीज हो जाती है, तो इसलिए आगे वो उतना बढ़ नहीं पाता। तो ये एक छोटा बूम था, 11, 12, 7, 14, 10, और आप ये ग्रोथ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे, 2010 में कितना चल रहा था, 2009 में 211, फिर कितना हुआ, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 211 से 355, तो इसकी ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं, इक्वल टू रेट नंबर ऑफ पीरियड्स 5 इयर्स, पीएमटी 0, प्रेजेंट वैल्यू क्या थी हमारी, प्रेजेंट वैल्यू चल रही थी 211 और फिर वो फ्यूचर में कितनी हो गई 355, और जब ये किया तो ग्रोथ रेट कितनी आ गई 11% की, और इस पीरियड में जीडीपी भी हमारी थोड़ी स्लो हो गई थी क्योंकि जीडीपी हमारा ग्रोथ रेट स्लो हो गया। तो ये एक छोटा बूम था। फिर क्या हुआ, उसके बाद अगले साल अचानक से लोगों ने बोला बहुत ग्रोथ स्लो हो गई है, अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, नई गवर्नमेंट आई। नई गवर्नमेंट आई तो लोगों ने बोला बहुत उम्मीद थी कि अर्निंग बढ़ेगी और गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है। मैं बिल्कुल भी ये एंगल में नहीं ले जा रहा हूं कि ये गवर्नमेंट खराब कर रही थी, पहले वाली गवर्नमेंट अच्छा कर रही थी या क्या। तो मैं, याद रखिए, मैं उन लोगों में से आता हूं जो ये मानते हैं कि हर सरकार और हर प्रधानमंत्री देश के लिए जान लगा देता है। उसके लिए होता क्या उसके बाद वो एक डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है। तो अगले साल अर्निंग क्या हो गई 5%, लोगों ने बोला अरे पहले की गड़बड़ चल रही थी उसको ठीक कर रहे हैं, अब हो जाएगा। फिर कितनी हो गई -1%, मतलब अर्निंग गिरी गई, फिर 6%, फिर 4%, फिर -2%। अगर आप ये देखें तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्स्ट था, मतलब इंडिया ने ऐसा बर्स्ट बहुत सालों से, डिकेड से देखा ही नहीं है। 5 साल के लिए कोई ग्रोथ ही नहीं हुई। तो अगर आपको याद हो, मैंने मॉड्यूल 1 में जो बोला था कि मनमोहन सिंह जो है वो, उनका इरा एक ऐसा चल रहा था जिसमें हम बोलते थे कि मनमोहन सिंह कुछ भी कर ले, कितनी भी अर्निंग बढ़ा ले, उनको देख के सेंटीमेंट नहीं बढ़ता था। ये जोक मैं बोल रहा हूं तो मैं उनकी बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं जिनके पीरियड में सेंटीमेंट रोज बढ़ता था लेकिन अर्निंग कभी नहीं बढ़ती थी। तो ये बहुत बड़ा बर्स्ट आ गया। दैट डज नॉट मीन कि ये प्रधानमंत्री की गलती थी, इसके ऊपर बहुत डिबेट किया जा सकता है, मैं भी उस पर नहीं जा रहा। लेकिन आपको क्या समझना है, अगर अर्निंग 5 साल से 374 से 400 ही है तो मुझे बताइए क्या बोलना चाहिए, क्या अर्निंग लो चल रही है या अर्निंग हाई चल रही है। तो मुझे यहाँ पे स्टॉप करिए और वीडियो में स्टॉप करके वापस वीडियो में आइए, लेकिन तब तक मुझे सोच के बताइए इसको क्या बोलना चाहिए, क्या अर्निंग लो चल रही है, क्या अर्निंग हाई चल रही है, या अर्निंग हॉरिबली लो चल रही है। मैं 3 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। तो अब मैं जूम कर रहा हूं कि आपने चूज किया होगा अर्निंग हॉरिबली लो चल रही है, क्योंकि 2 साल भी अगर ग्रोथ नहीं हो तो उसको हम खराब बोलते हैं। या तो 5 साल ग्रोथ नहीं, जिसके पीछे बहुत रीजन हो सकते हैं, कुछ डीमोनेटाइजेशन का रीजन हो सकता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट बहुत स्पीड से ऑर्डर्स नहीं दे पाई वो फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी फैक्टर हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 2020 में कोविड ही आ गया। अब मुझे बताइए जैसे ही कोविड आया तो आपको क्या समझना चाहिए, 2020 मार्च में जब कोविड आया तब तक क्या अर्निंग लो हो गई थी, अर्निंग लो नहीं हुई थी, क्योंकि कोविड तो अभी मार्च में आया है, 2020 मार्च में, अभी तक तो उसका इफेक्ट तो आपको दिखाई नहीं है। लेकिन आपको मुझे बताइए ये 443 की अर्निंग 2020 मार्च में और उससे पहले 374 2015 में, देख के आपको क्या बोलना चाहिए था, ग्रोथ रेट कितनी हुई है लास्ट 5 साल में, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हियर इट इज, लास्ट 5 साल में ग्रोथ रेट कितनी हुई है, इक्वल टू रेट 5 साल। वैसे तो 2 साल भी खराब हो, फ्लैट हो तो हम मान जाते हैं खराब है, अर्निंग लो चल रही है, बट या तो 5 साल हो गया, तो 5 साल में 5 साल है, एक बार चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली। तो ये देखिए, ये 355 था, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, या तो 5 साल। तो इक्वल टू रेट नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं 5 इयर्स, पीएमटी 0, स्टार्टिंग हुई थी 355 की अर्निंग्स पे और अब अर्निंग चल रही है 443 पे, 443 भी ले सकते हैं क्योंकि हमने इसको 400 तक लिया है। तो आप क्या करिए, सॉरी, एक बार वापस कंसंट्रेट करिए,
हमने चालू किया था यहां से 355, ये 1 साल 15 तक जो ग्रोथ हुई 5%, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, फिर 5 साल, फिर 6 साल। तो 6 साल में अर्निंग ग्रोथ रेट कितनी हुई है? इक्वल टू रेट, नंबर ऑफ पीरियड 6, पीएमटी 0, स्टार्टिंग वैल्यू 355 और एंडिंग वैल्यू है 443। तो यहां पर अर्निंग ग्रोथ रेट चल रही थी 4% से ऑन एन एवरेज कितने सालों में? ये चल रही थी 5-6 सालों से। लेकिन जीडीपी तो हमारी 6-7% से रियल टर्म में बढ़ी रही थी, इन्फ्लेशन तो 6% बढ़ रहा था। अगर 6% की जीडीपी ग्रोथ भी ले लूं, 6% का इन्फ्लेशन भी ले लूं, 4% का भी इन्फ्लेशन ले लूं, तब भी 10% से तो नॉमिनल ग्रोथ हो ही रही थी। लेकिन अर्निंग कितने परसेंट से बढ़ रही थी? 4% से। अब मुझे बताइए अगले कुछ साल अर्निंग्स किस स्पीड पे बढ़ेंगी? क्या 15% पे बढ़ेंगी या 15% से ज्यादा? तो यहां पर बड़ा लंबा होता है। हम 2018 में भी बोल रहे थे अर्निंग बढ़ने वाली है, 2019 में भी बोल रहे थे अर्निंग बढ़ने वाली है, 2020 में भी बोल रहे थे अर्निंग बढ़ने वाली है, लेकिन बढ़ी नहीं रही थी। तो इन्वेस्टिंग की दुनिया की यही प्रॉब्लम है। एक बार जब आपको पता चल जाए कि अर्निंग लो चल रही है और साथ में आपको पी रेशो भी लो मिल जाए, तो आपको बाय करके बैठ जाना चाहिए और लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए। हमारे लिए वो समय कब आया? हमारे लिए वो टाइम आया अर्निंग तो लो चली रही थी और मार्च 2020 कोविड के पीरियड में पी रेशो भी 17 आ गई, 16 आ गई और उस टाइम पे 100 रुपीज लगा के 7 रुपए मिल रहे थे बैंक में। तो 15-16 की पी रेशो पे हम क्या बोलते थे? जान लगा दो। तो उस टाइम पे जब पी रेशो 17 पे आई तो 24 मार्च 2020 पे आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने क्यों बोला जान लगा दो। तो 24 मार्च का अगर हम डेटा देखें तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डेटा डाला हुआ है 2020 यानी 2020 मार्च का डेटा है, 31 मार्च तक का डेटा है और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 24 मार्च को पी रेशो, 23 मार्च को पी रेशो 17 आ गई थी। तो अब आपको पहले तो मुझे लगता है पॉज करके ये खुद सोचना चाहिए कि 24 मार्च को वरुण ने क्यों वीडियो बनाई थी और क्यों एकदम से बता दिया था कि हमारे लिए ये जान लगा देने का टाइम आ गया है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अब आपको इस क्लास के बाद समझ पड़ रहा होगा कि वरुण कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात तो कर नहीं रहा, कोई बहुत बड़ी नॉलेज तो वरुण के पास है नहीं। वरुण बस क्या देखता है पी रेशो किसी इवेंट की वजह से कम हो गई है और अर्निंग तो सालों से दो चली रही थी, फिर वो खरीदता है और बैठ जाता है। और 2020 मार्च में जब निफ्टी की वैल्यू 7800 आ गई थी, 7800 आ गई थी और मैंने ये बहुत बार बोला है 24 मार्च 2020 की आपको हमारी वीडियो देखनी चाहिए जिसमें हमने कोरोना वायरस अपडेट बताया था और उसमें बताया था लास्ट में हमने एंड किया था दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ। इनफैक्ट मैं इतना घबराया हुआ था उस वीडियो बनाते हुए, लास्ट में मैंने ये भी बोला है चाहे कोविड में मैं रहूं ना रहूं, चाहे कोई और रहे ना रहे, बट द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ। और 2020 में हमने ये बताया था कि 7800 की मार्केट क्यों हमको लगता है 5 साल बाद 18 करीब 20,000 के आसपास हो जाएगी। तो हमने 20,000 का डेटा डाला हुआ है और वहां पे बताया कि 20,000 हमने कैसे प्रेडिक्ट किया है। तो मैं चाहता हूं वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अच्छा, फिर 2020 में हमने क्या कर दिया? जान लगा दी और जान लगा के हमने बोला अर्निंग बढ़ेगी। क्या हमको पता था अर्निंग बढ़ेगी? पता नहीं, बस उम्मीद थी कि बढ़ेगी, एक दिन बढ़ेगी। तो देखिए क्या हुआ, उसके अगले साल तो कोविड की वजह से लॉकडाउन ही हो गया, अर्निंग ग्रोथ रेट 0%। लोगों ने बोला तुम ऐसे ही बोलते रहते हो अर्निंग बढ़ेगी बढ़ेगी, बढ़ तो रही नहीं है। फिर उसके अगले साल क्या हुआ? एक ही साल में 72%। तो आपने नोटिस किया मार्केट को बहुत टाइम देना पड़ता है, लेकिन मार्केट एक साल में हिसाब क्या कर देता है? बराबर कर देता है। और हमने जो 2020 में पैसा डाला, इवन तो अर्निंग 72% बढ़ी है, लेकिन हमारा पैसा 100% बढ़ गया है स्टॉक मार्केट में। 8,000 पे जो डाला था वो 16,000 पे हो गया, डबल हो गया, क्योंकि कुछ तो अर्निंग बढ़ गई और साथ में क्या बढ़ गया? सेंटीमेंट बढ़ गया। और आज की अर्निंग अगर आप देखें, ये 22 मार्च का डेटा है, 31 मार्च का, जहां पे 761 हो गई थी, एक ही साल में बढ़ गई, जैसे मनमोहन सिंह की इरा में हुआ था वैसे ही यहां पर भी हो गया। और उसके अगले इस टाइम पे आज मई 2022 में ये 782 पे चल रही है। अब मुझे ये बताइए क्या अर्निंग्स लो चल रही है आज टुडे क्या अर्निंग्स लो चल रही है? तो मैं चाहता हूं यहां पॉज करिए, सारे हिसाब लगाइए और हिसाब बताइए कि हाँ अर्निंग लो चल रही है या अर्निंग हाई चल रही है और क्यों चल रही है। तो मेरे हिसाब से आपको बोलना चाहिए अर्निंग लो तो बिल्कुल भी नहीं चल रही, क्योंकि अगर हम 2 साल की देखें तो क्या है? 782 चल रही है, 761, 442 से अर्निंग 782 हो गई है। तो लो तो किसी भी एंगल से नहीं चल रही। लो चलने के लिए दोनों साल की ग्रोथ को क्या होना चाहिए था? फ्लैट, 0%। अब मुझे बताइए क्या अर्निंग हाई चल रही है? तो चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? लास्ट 5 साल का डेटा निकालेंगे। लास्ट 5 साल के डेटा के हिसाब से आज 782 चल रही है। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले। 5 साल पहले 410 चल रही थी, आज 782 चल रही है। ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं, इक्वल टू रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स 5, पीएमटी 0, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी हो गई है? 410, एंडिंग वैल्यू कितनी हो गई है? 782 और ग्रोथ रेट कितनी आ गई है? 14%। तो मैं अब ये बोलने लग गया हूं कि अर्निंग लो तो बिल्कुल भी नहीं चल रही, एवरेज चल रही है, या हो सकता है एवरेज से आप ज्यादा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट कुछ साल में जीडीपी तो बीच बीच में 0% भी बढ़ी थी। इनफैक्ट जीडीपी हमारी कोविड में तो माइनस हो गई थी, तो जीडीपी उतनी नहीं बढ़ी जितनी अर्निंग बढ़ गई है। तो अर्निंग थोड़ी सी क्या निकल गई है? आगे। क्योंकि अर्निंग आगे निकल गई है, तो अब अगले 4 साल का मेरा जो प्रेडिक्शन है उसमें मैं क्या सोच रहा हूं कि प्राइस इन 2027 will be dependent on earning in 2027 and will be dependent on P ratio in 2027। अब मैंने अज्यूम कर लिया है कि 2027 में P रेशो तो वो जितनी आज चल रही है उतनी चलती रहेगी, से 21.3 चल रही है आज, तो 21.3, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं नहीं P रेशो रिवर्जन टू मीन हो जाएगी, 15 लोअर पे 30 हायर पे, तो एवरेज कितना है, मीन कितना है, एवरेज कितना है 22.5, तो लिख लीजिए 22.5। 5 साल बाद अर्निंग इन 2027 डिपेंड करती है अर्निंग इन 2022 से हर साल कितनी बढ़ेगी। अब मैं जब इवैल्यूएट कर रहा हूं
जब आप 2017 में देखेंगे, हम जब इवैल्यूएट कर रहे थे अगले 5 साल क्या होगा, तो हमने वहां अज्यूम कर लिया था कि अर्निंग हर साल 17% से बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक अर्निंग क्या चल रही थी, फ्लैट, तो हमने ज्यादा अज्यूम कर ली। लेकिन अब तो अर्निंग ठीक चल रही है, तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगले कुछ साल अर्निंग जो है वो 12% से बढ़ेगी। कभी हो सकता है एकदम जीरो, कभी हो सकता है 40%, घुमा फिरा के 12% पर एनम से बढ़ेगी। अगर ये 12% पर एनम से बढ़ गई तो क्या होगा, इंटू 1.12 1 साल बाद, इंटू 1.12 2 साल बाद, इंटू 1.12 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद हमारी अर्निंग कितनी होनी चाहिए, कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेल पे जाते हैं और यहां पे कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू निकाल लीजिए। इससे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 12% से ग्रो करते रहेगी, कितने साल, 5 साल। टीएनटी जीरो, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी चल रही है अर्निंग की, आपको स्क्रीन पे दिख रही है 782, तो लिख दिया 782, और ये अर्निंग हो जाएगी 1378। तो मेरे को ऐसा लगता है 5 साल बाद जब हम देखेंगे, अगर अर्निंग 1378 पे हो तो कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इससे बहुत नीचे हो तो सरप्राइजिंग हो सकता है, समझिए एक और कोविड का वेरिएंट आ गया तो हो जाएगा, तो आप बोलेंगे आप सर और वेट कर लो, तो ये वेट करने का चक्कर तो होता ही है। बट 1378 पे हो तो मुझे लगता है नॉर्मल ग्रोथ होगी, और पी रेशियो 22.5 हो तो ये लगता है मेरे को ये भी नॉर्मल ग्रोथ होगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताइए प्राइस 2027 में कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे एक्सेल पे गए और बोला 1378 इंटू 22.5, यहां पे जाते हैं 1378 इंटू 22.5। तो अगर निफ्टी, सॉरी इसको डेसिमल से हटा के इसको नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और डेसिमल प्लेसेस हटा देता हूं। तो अगर निफ्टी 31,000 पे हो, जो आज 16,000 पे चल रहा है, अगर ये 5 साल बाद 31,000 पे हो तो मेरे को ज्यादा हैरानी नहीं होगी। तो मैं आपको एक इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जो निफ्टी 16,600 के आसपास चल रहा है, अगर ये 5 साल बाद 31,000 पे हो तो मेरे को हैरानी नहीं होगी। लेकिन क्या 31,000 पे ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर उस दिन पी रेशियो 22.5 से ज्यादा हो गई तो ज्यादा हो जाएगी। अगर उस दिन किसी कोविड की वजह से उस पर्टिकुलर दिन पुतिन के बजाय नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर ने कुछ कर दिया हो तो नीचे हो जाएगी, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर पी नीचे होगी उस दिन तो ये प्राइस भी नीचे होगा, लेकिन मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, होल्ड करते रहो, कभी ना कभी तो ठीक हो जाएगा। और अर्निंग भी हो सकता है किसी वजह से शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो जाए, तो अगर नीचे हो जाए तो बोलूंगा कोई बात नहीं, वेट करते रहो, थोड़े सालों बाद ठीक हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो 61,000 पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अगर आप 31,000 पे निकाल लें तो ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए। तो लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको बोलूं आज 16,000 डालो, ये 31,000 बन जाएंगे कितने साल बाद, 5 साल बाद, तो आप शायद खुश होंगे, आप बोलेंगे तो बहुत बढ़िया है, तो इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये 1 लाख रुपए आपका बनने तो वाला है और आपको मैंने 5 साल बाद उठाया और बोला कि सर आपका जो 1 लाख था वो 1.8 लाख रुपए बन गया, तो आप बड़े खुश हुए। आपने बोला क्या बात करो, 5 साल में 1 लाख 1.8 लाख बन गया, मैं तो बहुत खुश हूं। फिर मैंने आपको बताया सर जब आप सोए हुए थे ना तो बीच में ये 3 लाख भी गया था, तो आपको बहुत दुख हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप प्राइस देखते रहते हैं और प्राइस देखने की वजह से आप बार बार अपने डिसीजन चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अर्निंग्स को देख के प्राइस को प्रेडिक्ट करें तो क्या फायदा होता है, मैं तो ये मानता हूं 16,000 वाला जो अमाउंट है वो 31,000 पे आ जाएगा, और मैंने आज कुछ इन्वेस्ट किया और बीच में अगर मार्केट 8,000 पे आ गई तो मैं और इन्वेस्ट कर दूंगा, और अगर 8,000 पे जो इन्वेस्ट किया वो 31,000 पे आ गया तो मेरा रिटर्न और बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं मेक वोलेटिलिटी योर फ्रेंड। लेकिन आज हमको क्या करना चाहिए 16,600 पे, ये मैंने इस वीडियो में आंसर नहीं किया है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हमको 4th 5th मॉड्यूल के खत्म होने के बाद ही सोचना चाहिए। लेकिन मैंने आज आपको ये बताने की कोशिश करी कि हम कैसे फोरकास्ट करते हैं कि सेंसेक्स कहां होगा, और उस फोरकास्ट करने में 2 पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में हम कहां गलत हो सकते हैं ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम जानबूझ के क्या करेंगे, 2017 में हमने जो वीडियो बनाई थी जिसमें हमने प्रेडिक्ट किया है कि 2021 में सेंसेक्स कहां होगा, उसमें हमने सेंसेक्स की बात की है, तो वो वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि हमने क्या सोचा था और क्या हुआ है। इनफैक्ट एग्जैक्टली हम वहां पहुंच गए। हमने ये बोला था 2021 में अगर मार्केट 63,000 पे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अगर आप पिछले साल देखें तो मार्केट 63,000 के आसपास टच करके आई है। दैट डज नॉट मीन कि हम कोई समझदार लोग हैं, इसका मतलब हमने जो एजम्पशन लिए थे, जो तुक्का लगाया था वो सही हो गया। तो मुझे क्या लगता है सबसे बड़ा दुख मेरे को तब होता है जब हमारे कोर्स पार्टिसिपेंट मान लेते हैं और उनको कुछ पता चल जाता है। जैसे 24 मार्च 2020 में मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है, 24 मार्च को हमारे वीडियो बनाते ही मार्केट बढ़ गई और लोगों को लगा कि वरुण को पता था ये मार्केट का बॉटम है। तो मैं चाहता हूं आप आगे बढ़ने से पहले खुद सोचिए, आपको लगता है बेस्ड ऑन व्हाटएवर आई टोल्ड यू सो फार, वरुण कभी ये बता सकता है कि ये मार्केट का बॉटम है और ये मार्केट का पीक है? नहीं, वरुण सिर्फ ये बता सकता है ये चीप है और ये एक्सपेंसिव है। चीप हो सकता है और चीप हो जाता, एक्सपेंसिव हो सकता है और एक्सपेंसिव हो जाए, ये हम आपको नहीं बता पाएंगे और पूरी दुनिया में कोई नहीं बता सकता। जो बता रहा है कि मैं बता सकता हूं वो आपको या तो झूठ बोल रहा है या उसको इन्वेस्टिंग नहीं आती। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि अर्निंग्स के बारे में कैसे सोचते हैं, सेंसेक्स कहां होगा, अर्निंग एनालिसिस क्या होता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करूंगा, हल्का सा समराइज करूंगा कि अब आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि ये पॉइंट है जहां पे सेल करो और ये पॉइंट है यहां पे बाय करो निफ्टी में। अभी तक हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं गए, और जब मैं अब बताऊंगा यहां बाय करो और यहां सेल करो, ये सिर्फ पी रेशियो के बेसिस पे नहीं बताऊंगा, अर्निंग और पी रेशियो हल्का सा समराइज करने की कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में।